सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अहमद ज़ुबैर साहब, हु वाज़ मोस्ट रिसेंटली द चीफ इकोनॉमिस्ट फॉर द प्लानिंग कमीशन एट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उससे पहले फॉर 22 ईयर्स ही वाज़ द लीड इकोनॉमिस्ट फॉर द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बेस्ड इन जद्दा। आज की जो ये कॉन्वर्जेसन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने लोगों को बुलाया है, मैंने समझने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। और सच्ची बात है कि मैं खुद भी थक चुका हूँ पाकिस्तान के मसाइल को सुन के, समझ के। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब इस पॉइंट पे ये है कि पाकिस्तान के इन मसाइल से हम छुटकारा कैसे हासिल करें, आखिर सॉल्यूशन क्या है? जिसके अंदर जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने एक तो 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें की। पहला तो जो उनकी बैचलर्स था वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में था फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद उन्होंने अपना मास्टर्स और पीएचडी भी इकोनॉमिक्स में किया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स। तो उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को टाई किया है विद मैथमेटिक्स, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अगर हम मैथ की थ्योरी ऑफ केओस, हम सिस्टम एंट्रोपी और हम ब्लैक स्वान इवेंट्स के कुछ फंडामेंटल्स को लेकर आएँ और हम उसको उसके थ्रू देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो क्या हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। और उसी के साथ उन्होंने एक बड़ा रेडिकल आइडिया प्रपोज़ किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पोटेंशियली इट सीम्स लाइक वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स ए थर्ड रिपब्लिक। यानी कि एक पाकिस्तान जो कि एग्जिस्टिंग पाकिस्तान है, उसमें कोई ये नहीं है कि वो टूट-टाट के डिफरेंट हिस्सों में जा रहा है, बट विदिन द फ्रेमवर्क वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा आने वाले वक़्त के अंदर। वो कहते हैं कि पहला जो रिपब्लिक था वो 1947 से 1971 तक था। दैट इज़ व्हेन बांग्लादेश वेंट इट्स वे, और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान चेंज्ड। और फिर हमारा उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी आया 1973 में। जो दूसरी रिपब्लिक थी वो 1973 से लेके आज तक एग्ज़िस्ट करती रही है, विद दैट कॉन्स्टिट्यूशन, विद दैट फ्रेमवर्क, विद दैट पावर स्ट्रक्चर। बट वो अब ये कह रहे हैं कि अब हम इतना ज़्यादा केओस में जा चुके हैं कि द ओनली आउटकम इज़ ए थर्ड रिपब्लिक विद ए रिन्यूड सेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स। इसकी जो डिटेल है वो नीचे लिंक के अंदर हमने एक डॉक्यूमेंट डाली हुई है, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन भी रखी हुई है। इट हैज़ ऑल ऑफ द नंबर्स जिसकी वो बात करते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो करंट स्ट्रक्चर है वो अनसस्टेनेबल है और वो ज़्यादा अरसे नहीं चल सकता। उसी के साथ-साथ वो अपने सारी डिटेल के अंदर रिफॉर्म्स भी लिस्ट करते हैं उसके अंदर। सो इफ यू वांट टू चेक इट आउट, if you're the academic type, you want more details, the link is down below. It has all the information. You can check that out. उसकी summary के बारे में we're gonna have a conversation. I hope you like it, and if you have any comments after the conversation, do let me know in the comment section. Ahmed Zubair Saab, thank you so much for being part of the show. Thank you very much, and I'm very glad and I think a privilege to be on your show. अहमद साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ एंड इन अ मैक्रो सेंस, लाइक अगर मैं इंस्टीट्यूशनल लेंस से देखूं बियॉन्ड द इंडिविजुअल एक्टर्स जो कि काम कर रहे हैं, बट अगर आप ओवरऑल एक मैक्रो सेंस में पाकिस्तान को देखें तो आपको क्या होता हुआ नजर आता है? देखिए, मुझे आई वुड स्टार्ट बाय पॉइंटिंग आउट कि जो आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है या इकोनॉमिक आउटकम्स हैं, दे आर इंटीमेटली कनेक्टेड विद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर इंटीमेटली कनेक्टेड विद द क्वालिटी ऑफ योर पॉलिटिकल प्रोसेस. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है बिटवीन द थ्री: इकोनॉमिक आउटकम, growth, rising per capita income, reducing poverty, advancement in your, social mobility. They are all linked to your economic performance, and those, the kind of economic performance is in turn linked with economic institutions, meaning कि government कैसे function कर रही है, private sector कैसे function कर रहा है, regulatory bodies कैसे function कर रही हैं, central bank कैसे function कर रहा है, और उन सब का जो डिज़ाइन है और जो उनका मैंडेट है और जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, दैट इज इन टर्न लिंक विद योर क्वालिटी ऑफ योर पॉलिटिकल प्रोसेस. तो अगर हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो हमारे ख्याल में हम इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को हम अगर कैरेक्टराइज करें तो वी हैव नाउ लिव्ड ओवर द लास्ट 40 years in a system of chaos. And that system of chaos is over a period of time deepening.
अब ये इसमें एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिस 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 द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ chaos, उसमें लीनियर इक्वेशंस नहीं होते। लीनियर इक्वेशंस का मतलब है सिरातुल मुस्तकीम, स्ट्रेट लाइन। उसमें बहुत सारी नॉन लीनियरिटीज होती हैं, जिसके अंदर रैंडमनेस, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, और वो किलर है फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इट्स किलर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, अब वो यू नो ये कोई पाकिस्तान के साथ फर्स्ट टाइम, मतलब वी आर नॉट यूनिक इन दैट वे। मैनी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज हैव एक्सपीरियंस दिस, मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सपीरियंस दिस। उसमें जो कोशिश होती है वो ये होती है कि हम ऐसे रिफॉर्म करें कि जो नॉन लीनियरिटीज या रैंडमनेस या अनसर्टेनिटीज हैं सिस्टम के अंदर, ओवरऑल सिस्टम में, वो रिड्यूस हो, ताकि वो जो सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है टू डील विद द रैंडमनेस, टू डील विद द अनसर्टेनिटीज, ठीक है, उसमें जो कॉस्ट है, जो आपकी जो खर्चा होता है, ठीक है, वो कम हो, और लोग अपनी एजुकेशन में, अपने कैरियर में, अपनी प्रोग्रेस में इन्वेस्ट करें, और तरक्की हासिल करें, और यू नो दे प्रोग्रेस इन देयर लाइफ। हमारा मसला ये हो रहा है कि हमारी जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है, वो इट्स इन यानी इट्स नॉट मूविंग टूवर्ड्स, बट वी आर गेटिंग सक डीपली इनटू अ chaotic सिस्टम, और ये सिस्टम बिल्कुल अनसस्टेनेबल है। इसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, आपके नाज़रीन के लिए मैं बताना चाहूँगा, ब्लैक स्वान इवेंट। और वो ब्लैक स्वान इवेंट की मतलब जो बेसिक इंट्यूशन है वो ये है कि अगर हम एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस इज एक्सट्रीमली लो, बट शुड इट अकर, इट कैन हैव डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसकी मिसाल ये है कि जैसे टूनिसिया में एक स्ट्रीट हॉकर ने अपने आप को आग लगाई, एंड दैट लेड टू a series of protests across the Arab region, or Arab Spring and all that. So system at that point, जो governance का system था, वो got unraveled. दूसरी example है वो COVID-19 की है, which was at the global level. तो वो सारी supply chain disruption हुई, food prices ये वो सब skyrocketed. और तीसरी example जो February 8 का election था, कि जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया था वो टू अचीव अ सर्टेन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, बट उसके बाद जो रिजल्ट्स आया, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट हैपनिंग हुई हैं, तो इट हैज़ रियली अनरेवल्ड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, विच वी आर विटनेसिंग इवन ओवर द लास्ट वीकेंड। तो बेसिकली मैं आपके सवाल का जवाब ये दूंगा कि वी आर बेयरली कीपिंग आवर हेड अबव वाटर, and we are just barely surviving. मेक सेंस। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला, आपने कहा थ्योरी ऑफ केओस की बेसिस के ऊपर एवरीथिंग इज केओटिक एंड इट हैज़ बीन केओटिक फॉर द पास्ट 40 इयर्स। और उसकी वजह से जब मैं एज अ ले मैन व्हेन आई लुक एट द गवर्नमेंट, व्हेन आई लुक एट सिस्टम्स इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हर चीज़ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बस कोई सोल्यूशन बन रहा होता है, चाहे वो सिटी लेवल पे हो रहा हो, चाहे वो प्रोविंस लेवल पे, चाहे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। बट पाकिस्तान में इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक के हर बंदा ये कहता है कि यार इसका सॉल्यूशन में तो इतनी खप है कि ये तो पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, तो कोई चेपी लगाओ और गुज़ारा करो, जुगाड़ लगाओ, आगे जाओ। एंड व्हेन यू टॉक टू पीपल इन पाकिस्तान ऑन एनी लेवल, चाहे वो फेडरल लेवल के ऊपर हो, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो, तो वो आपको हमेशा यही बताते हैं कि यार इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। मैं आई रिमेंबर आई वाज़ इन बलूचिस्तान रिसेंटली, एंड आई स्पोक टू स्टेक होल्डर्स फ्रॉम अक्रॉस, जिसमें गवर्नमेंट के भी थे, मिलिट्री के भी थे, मिलिटेंट्स के भी थे। इंटरेस्टिंगली, और वो सारे एक साथ बैठे हुए थे। इंटरेस्टिंगली एवरीबॉडी केप्ट ऑन सेइंग मसला उसमें है, मसला किसी और में है, और एवरीबॉडी न्यू द प्रॉब्लम आल्सो, एवरीबॉडी पोटेंशियली न्यू द सॉल्यूशन आल्सो, बट नोबडी वाज़ रेडी एंड विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दैट बिकॉज़ वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था। एंड वहाँ पर मुझे इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस नाउ कि जब एवरीथिंग इज़ chaotic अराउंड यू, तो आप उसमें से कोई एक थ्रेड को पकड़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर सकते, बिकॉज़
it's increasingly difficult to control that. Then my question to you would be, कि अगर तो हम उस theory of chaos के तहत एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां पर none of it is beginning to make sense, then it will be increasingly difficult for us to imagine कि within this system हम कोई reform ऐसा लेकर आएँ जिसके तहत हम evolve out कर जाएँ, if that makes sense. Like, हम इस पूरे chaos को एक-एक करके पकड़ के sort करना शुरू करें, because इतने सारे stakeholders हैं, 25 करोड़ की आवाम है, इतनी सारी diversity है उसके अंदर। आपको जब solve करना होगा तो आपको कहीं न कहीं बहुत सारे stakeholders से बर्दाश्त करवाना होगा कि यार अभी मैं ये solve कर रहा हूँ, तुम बर्दाश्त करो, फिर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम पे आऊँगा। लेकिन वो इन अ chaotic एनवायरनमेंट पॉसिबल नहीं है। वो होगा यही कि अगर आप जहाँ पर एक चीज़ सॉल्व करने लगेंगे, कोई और बोल पड़ेगा, और ये हम देखते भी हैं पाकिस्तान के अंदर। आप कहते हैं यार पीआईए में लॉसेस हैं, उसको पकड़ो, वो यूनियन खड़ी हो जाती है। टैक्सेस का मसला है, रिटेलर्स को पकड़ो, वो खड़े हो जाते हैं। आम आदमी जो है ना, वो आइदर और, उसने आपके हाथ भी बाँधे हुए हैं, टाँगें भी बाँधी हुई हैं, मुँह पे भी पट्टी बाँधी हुई है, और फिर कह रहा है कि यार भागो। कैसे भागेगा? इट्स नॉट जस्ट, आई वुड से, individual actors, but those individual actors have taken control of the narrative as well, where it almost seems impossible to build solutions. And so, in that context, how do you see कि potential solutions build हो सकते हैं? And do you think that we can evolve out of it rather than completely radically बिल्कुल। redesigning the system? देखिए मुज़म्मिल, आपने जो एग्जांपल दी थी ना बलूचिस्तान की, विच इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट रिडन प्रोविंस, उसकी जो उससे इवॉल्व आउट करना, वो एक बड़ा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। और जब मैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में था तो आई वर्कड विद अ नंबर ऑफ अदर एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक था, OECD, UNDP, and we did this analysis of how to help Yemen evolve out of conflict situation. अब जाहिर है वो बहुत कुछ है, आई डोंट वांट टू बट उसमें से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि दो दुश्मन कबीले who were it, and this is not the current, I'm talking of 2012. So the nature of conflict then was totally different. It was very internal and among tribes and sub-tribes. तो उन्होंने कहा कि, and there are these peace building specialists, it's a whole big subject there. तो उन्होंने कहा कि let us start with a series of football matches. ठीक है, because आपने यानी दुश्मन से लड़ने के लिए you have to create a narrative of evilness in the other side, or make them not humans. ठीक है, only then it is possible to have conflict, sustain the conflict. तो उन्होंने कहा let us start with a series of football matches and bring the families and into the stadium and all that. And actually in that particular region, the through 2-3 football matches, people started not seeing that way. तो कहने का मेरा मकसद ये कि जो आपने चूंकि बलूचिस्तान का जिक्र किया, तो what we need to do is have a, from a lens of peace building. एक है conflict resolution, कि तुम सही हो तुम गलत हो, that is not typically helpful. But if you have the lens of peace building and bring elements that lead to that, वो एक है. लेकिन coming to the second part of your question, कि how the country evolves out of it. You see, मैं आप लोगों को, आपके नाज़रीन के लिए कहना चाहूँगा कि हम बड़े confused हैं. Our constitution is socialistic in nature as far as the social compact is concerned, between the responsibilities of delivery, economic and social services delivery to the citizens. लेकिन अभी हमारी जो ओरिएंटेशन है वो एक मार्केट इकोनॉमी की है. और आपने जो कहा कि we are looking for quick fixes. But I think over the last 40 years, it should tell us that, there are no quick fixes. It has to be, based on a very clear understanding, prioritization,
and proper sequencing of reforms. अच्छा, अभी मैं आपको एक कुछ चीज़ें बताता हूँ कि रिफॉर्म्स क्या हैं. You often, everybody is talking about reforms. लेकिन सवाल करें ना कि यार रिफॉर्म्स है क्या? What is a reform? हाँ, मतलब लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो वो मुझे आके कहते हैं कि यार पाकिस्तान के जो मसले हैं ना उनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से होना चाहिए फिक्स। आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स? लाइक व्हाट डू वी डू? एंड दैट्स वेयर मोस्टली मुझे खामोशी मिलती है। बिकॉज़ इट सीम्स लाइक अ कॉप आउट कि यार जब आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आप बोलो यार ये तो स्ट्रक्चरल मसला है तो मैं अच्छा उस पे चला मुजम्मिल, जाता हूँ। मैं अगर भूल जाऊँ तो आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा. PIA, ठीक है, मैं आंसर दैट एज वेल. लेकिन पहले आपने ना समझना है कि conceptually रिफॉर्म का मतलब द वर्ड रिफॉर्म, what does it mean? You cannot answer what does it mean unless you have an ideal situation in mind. यानी कोई एक आपका आइडियल बेंचमार्क हो, एक गोल हो कि यहाँ हम खड़े हैं, वो एक आइडियल है. यानी मैं अगर उसको सिंप्लीफाई करूं कि हमें अपनी इकोनॉमी को जो इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक 101 है, हमने उस तरफ लेके जाना है. एक कंपैरेटिव इकोनॉमी हो, एक डायनामिक इकोनॉमी हो, उस एक ऐसी इकोनॉमी हो जिसके अंदर मार्केट्स में लेबर आ रही है, स्किल्ड लेबर है, लाइक most other developing economies around the world. But so you have to have a concept or a benchmark of कि हमें पहुंचना कहाँ है. यानी अगर हम कहते हैं जी हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, हमें एक रियलिस्टिक लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट चाहिए, हमें एक एक्सचेंज रेट ऐसा चाहिए, हमें ग्रोथ ऐसी चाहिए, ठीक है. These are all wishes, right? But in order to reach that stage, you have to have a benchmark. And that benchmark is what? Is it a socialistic in nature? Or is it based on market economy? Or is it based on private sector? Now, these are three different important conceptual differences. हम हमेशा आप देखिएगा कि सारे लोग बात करते हैं private sector, which in my view is very misleading. Because it is only focusing on the producer side. When you talk of market economy, usme producer and consumers are part of your equation. Consumers too have a right to quality and affordable products. If you are only focusing on producers, private sector, नहीं. फिर वो जो पॉलिसी की ओरिएंटेशन है, जो उसका फोकस है, उसके जो गोल्स हैं, वो उस तरफ चला जाएगा. Therefore, मैं जब भी जहाँ कहीं बात करता हूँ, I really try to make a point कि no, we should not talk of private sector led growth. We should talk of a comparative, dynamic market economy in which the consumers too have a right. Now, the reform is what? It's a measure of distortion between where you are and what is the ideal. ठीक है. So you want to remove the distortion or minimize the distortion. उसमें आपको you have to identify who are the losers. जैसे आपने अभी PIA की मिसाल दी, ठीक है. PIA में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुई है, रेलवेज भी ऐसे ही है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है. उसमें हायरिंग ऑफ लेबर है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हायरिंग है, राइट. उसमें करप्शन एंड मैल प्रैक्टिसेस का भी होगा. So clearly this is where we are. But in order to reach a certain goal for these three institutions, you have to set up, कि this is our goal and this is where we are. और ये जो इसकी जो cost है to reach that goal is that much. Now that cost has to be estimated and compensated, because when you are doing a reform across the economy, I mean PIE को करें और railways को करें, तो perhaps you can barely manage the compensation packages. But if you are doing economy wide reforms, उसमें हमेशा से losers होंगे. और जो IMF और अदर मल्टीलैटरल्स के साथ जो आपका एक रिफॉर्म एजेंडा होता है,
वो रिफॉर्म एजेंडा हैज़ टू बी, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट कॉस्ट, और उसकी एडजस्टमेंट कॉस्ट की आपको सपोर्ट भी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है टू मैनेज द कॉम्पनसेशन. इफ यू रिमेंबर, यू मे नॉट रिमेंबर एक्चुअली, कि जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स की, ठीक है, आपको कभी कोई आपको नहीं मिला होगा, मतलब आपसे मतलब ये कि आपके नाजरीन जो हैं जो थोड़े से सीनियर हैं, कि बैंक के यूनियन स्टाफ या ऑफिसर स्टाफ दे वेंट ऑन स्ट्राइक, और बड़ा हंगामा हुआ, जल्द से जुलूस निकले, इसलिए क्योंकि वो जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस था, इट वाज मैनेज्ड इन सच अ वे कि जो कॉम्पनसेशन थी वाज मेड पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट कॉस्ट. तो उस वक्त की जो थी कि बैंक्स, जो नेशनलाइज बैंक्स थे, उनको रिकैपिटलाइज किया गया था, और जो एक्स्ट्रा स्टाफ था उसको प्रॉपर कॉम्पनसेशन गोल्डन हैंडशेक दे के फारिग किया गया था. तो देयर वाज नो आउटक्राई. बट डू यू थिंक वी कैन अफोर्ड कॉम्पनसेशन ऑन दैट लेवल? अगेन देखें, टाइमलाइन का भी तो फ़र्क है ना, कि अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जिसमें इट्स नॉट जस्ट पीआईए और स्टील मिल और दिस और दैट. आपने जब होलिस्टिकली आप देखते हैं तो आपको रियलाइजेशन होती है कि देयर इज़ एन एंटायर स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू इंडोनेशिया एंड इजिप्ट फॉर दैट मैटर, जहाँ पर आपका एक इदारा है जो कि बिजनेस इंटरेस्ट्स में घुसा हुआ है, उसकी वजह से स्क्यूड है. कहीं टैक्स ब्रेक होगी, कहीं पर वो ऐसे इंसेंटिव्स ले लेगा जो कि प्राइवेट सेक्टर मार्केट इकोनॉमी में बाकी लोगों को अवेलेबल नहीं है. एंड सो ऑटोमेटिकली द रिसोर्सेज आर नॉट फोकस्ड टूवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट entity. They are actually focused towards the most powerful or the most well connected entity, and that's something जो कि पाकिस्तान में unfortunately सिर्फ पाकिस्तान नहीं, developing economies by and large have had this problem. जिसमें फिर इवेंचुअली आपने वो जो आप लूजर्स की बात कर रहे हैं ना, कि वहां पर आपको कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा. और जब आप मार्केट को खोलेंगे, और जब मैं देखता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर आपने एक सोशलिस्ट तरीके से सपोर्ट प्राइस भी रखी हुई है, आप अपना पैसा अर्बन एरिया से रूरल में जाने ही नहीं दे रहे, तो आप कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे जब फार्मर विच इज़ द ओनली वन इन द एंटायर सप्लाई चेन दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग वेल्थ, he is the least compensated and everybody else is more compensated, right? So there is no incentive for him to increase that productivity or even the resources available. तो आपने उसको भी फिक्स करना है जिसकी वजह से मार्केट में एक शिफ्ट आएगा. आपने अपने टैक्स स्ट्रक्चर को भी फिक्स करना है जिसकी वजह से आपकी जो प्राइसिंग है इस वक्त वो कंप्लीटली डिफरेंट है. जो मार्जिन कॉल्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट है. जब आप उसके अंदर सेल्स टैक्स को ऐड करना शुरू करेंगे, इनकम टैक्सेस लगाएंगे, तो द मार्जिन हैव टू चेंज across the board, and that impacts hundreds, like tens of millions of people. So मुझे जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं और रिफॉर्म में जाके हम इंडिविजुअली एक आइटम उठा के तो हम बात कर सकते हैं, यार सब छोड़ो, पीआईए को कैसे फिक्स करते हैं. बट आपके इस पॉइंट पे आप आके खड़े हो चुके हैं कि वो अब आप इंडिविजुअली एक एक करके नहीं रिफॉर्म कर सकते. इट्स गोइंग टू हैपन all at once, and very very rapidly, and that is going to be just like ripping the band-aid, and someone has to take that pain, right? Because if you don't take that pain, it all descends into chaos very very rapidly. And I feel like right now what I'm seeing happening in Pakistan is that there is this denial इन द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ कि यार वो जो पुराने वाला निज़ाम था वो मर चुका है, उसकी अब वो सस्टेन नहीं कर सकता, लेकिन उसके डिनायल चल रहा है बिटवीन विदिन द रेंट सीकिंग क्लास एंड ऑल ऑफ दीज़ स्टेक होल्डर्स, जो जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यार नहीं, किसी तरीके से हमें प्लीज़ पुराने वाला निज़ाम वापस ला दो, राइट? Um, and the more they fight it, the more we're going to the implosion is going to be more painful. That is my view of what the situation is. The more we actually sit down and early on say कि यार ये हालात खराब है, let's reform and let's bring all the stakeholders to the table and tell everyone कि listen, we all have to take the blame and the pain equally. Let's agree to take it. अगर हम वो नहीं करते तो chaos में वो फिर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं. Would you agree to I that? agree completely with your assessment, or I'm glad you have put it this way, because मेरा एक thesis है कि Pakistan has to turn the corner and imagine a third republic. ये inspiration है from the political history of France, or they had a number of
the current is Fifth Republic, and they had a lot of political governance, constitutional crisis over a long period of time. So, and they went through a lot of constitutional reforms, property right issues, economic right issues, वगैरह. Now, coming to Pakistan, the First Republic is 1947 to 71. वो जो भी निज़ाम है, perhaps we can talk about it if you're interested, but वो खास निज़ाम था. बड़ी economic growth हुई, economic transformation हुई, लेकिन income and wealth inequalities भी बहुत हुई, and we lost half of the country at the end of it. ठीक है? Second Republic is the 1973 Constitution till, let's say now, 2024, in which the degree of chaos, the degree of randomness, the degree of uncertainty is increasing. And we are getting into a very deep. A Third Republic would reset the entire governance, constitutional and economic management or economic policy of this country. Now, what does it mean? Acha, in reaching this point, our external development partners, our internal stakeholders from across the board, yani private sector ho, civil government ho, military ho, we have all contributed in varying degrees at different points in time. Therefore, the pain of adjustment has to be, as you put it, equally not divided equally, amongst everyone. It has to be understood that there will be a pain of adjustment which will be spread across the different stakeholders, external and internal. What does that mean? Right. And here I bring this issue of debt restructuring. You see, अगर कोई पहला starting point है, वो है debt restructuring, both foreign and domestic debt restructuring. Because currently, and I must say that they have very successfully managed to avoid debt restructuring, but at the huge cost to the economy, to the citizens of Pakistan. The economic activities have been suppressed in order to create a surplus in the economy to service your external and internal creditors. Is this clear so far? Yeah. Yeah. And इसमें इवन अभी मैं जो रिसेंटली देख रहा था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड से आपने $600 million का लोन लिया एट 11% डॉलराइज्ड इंटरेस्ट रेट, सो दैट नंबर इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एंड आप अपने ही डेट के दलदल में मजीद फंस रहे हैं, rather than just going for restructuring and coming up with actually a plan. जैसा आपने early mention किया कि यार have a vision of what you want to achieve, have everybody agree to that vision, and then decide कि यार अच्छा अगर ये vision है, इसमें पहुंचना है, तो उसमें कहाँ कहाँ पे पेन लेना है, let's take that pain once and for all and then move देखिए towards it. मुजम्मिल, आपने ये जो बात की ना कि standard chartered वाला transaction, again I can say a lot, but let me just make a remark in the passing. It's a very unfortunate transaction. Very, very unfortunate. It's not about just the interest rate. I think, we have set a benchmark in the market for other creditors, which is going to make our debt sustainability even worse. अच्छा, I want to return back to the, कि हमारा पहला step जो है वो debt restructuring. Now, what उसकी हम टेक्निकलिटीज में जा सकते हैं, डेट रीस्ट्रक्चरिंग की और ये वो सब कुछ, बट बेसिक आउटकम क्या डेट रीस्ट्रक्चरिंग का, कि हमें एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग और इंटरनल डेट सर्विसिंग के लिए एक, जिसे कहते हैं, फिस्कल स्पेस मिलेगी. दैट फिस्कल स्पेस विल प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर द एडजस्टमेंट, टू फंड द एडजस्टमेंट, द कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट, टू डू द नेसेसरी negotiations to compensate the losers. अभी आप देखिए कि जो आपकी वो है इस साल का बजट है, यानी जो उसमें FBR की
जो टैक्सेस हैं ग्रोथ, वो 40% है। डायरेक्ट टैक्सेस की जो ग्रोथ दिखाई जा रही है फॉर द फिस्कल FY 25, वो 48% है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो ग्रोथ दिखाई जा रही है वो 35% है। चले आपने कर लिया किसी तरीके से, अगले साल भी यही ग्रोथ होगी, उससे अगले साल भी यही ग्रोथ होगी। इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। जबकि आप Hmm. अगर जो बजटरी एक्सपेंडिचर्स देखें, वो रियल टर्म्स में बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। तो हम अगर जो लोग बात करते हैं ना कि टैक्स टू जीडीपी बढ़ना चाहिए, दिस इज द कंप्लीटली रॉन्ग क्वेश्चन टू पोज। एक्चुअली वी नीड टू रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड वन ऑफ द मेजर आइटम्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द डेट सर्विसिंग। सो आप जब डेट सर्विसिंग करेंगे with your external and internal, then there has to be a matching policy, reform, constitutional reforms, and a clear direction कि this is what the economy will move with this adjustment. देखिए 2001 में हमें आफ्टर 9/11 डेट रिलीफ मिला था, और अगर आप ग्राफ वगैरह देखें तो राइट अप टू 2008-2009 our debt to GDP ratio declined. Then after that it started to climb again. So we basically wasted that debt relief not in terms of transforming the economy. अब हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद क्या लेते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी हो जिसके अंदर लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हो, ठीक है, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो नई किस्म के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, इनोवेशन हो रही हो, आपकी जो लोगों के अंदर एक सोशल मोबिलिटी हो जो अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, एक इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन हो। रियासत में रहने का मकसद तो यही है ना, इन्हीं चीज़ों का। इट्स नॉट अबाउट कि IMF से मिल गया और डेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये हो, मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट डिलीवरिंग opportunities, equitable opportunities to their citizens. But we are so, locked up into the macroeconomic existential threat कि वो किसी और चीज़ों के लिए ना रिसोर्सेज होते हैं, ना आइडियाज होते हैं, ना उस पर डिस्कशंस होती हैं, ठीक है। तो जो मैं थर्ड रिपब्लिक की जो बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली, वो ये है कि आपको यू हैव टू नेगोशिएट अ डेट रिलीफ फ्रॉम योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स, देयर इज नो शेम। और ये मैं आपको बताऊं कि ये हमारी जो स्टेटस को की क्लासेस हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, they have made the default is actually not the right word. It is the right word is debt restructuring. Default is a particular event which is basically technical, और उसको उन्होंने गाली बना दी है। It should not be the case. I mean, we should look at our current set of circumstances in a dispassionate, non-emotional way. और उसमें अगर आप देखें तो the numbers are very clear कि in order to exit from where we are today and getting deeper, the only route is debt restructuring to begin with. क्योंकि जब आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो उसका बर्डन जो है उससे एक तो आपको फिस्कल स्पेस मिलेगी, दैट विल हेल्प यू टू कॉम्पनसेट योर लूजर्स, और उसका जो एडजस्टमेंट बर्डन है ओवर द नेक्स्ट लेट्स से 3 to 5 years, वो एडिशनल टैक्सेस में नहीं होगा, वो होगा इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Because the whole idea must be you should not use that fiscal space to increase your debt, और दोबारा आप कंजम्पशन या डेट लेड ग्रोथ पे चले जाए, कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड डेट लेड ग्रोथ। Do you think do you see this potentially happening based on what's happening in Pakistan right now and based on what you've sort of studied for other economies over the last 30, 40 years, right? Indonesia, Turkey, Iran, इस तरह की examples. एक तरफ आपकी एक रूलिंग एलीट है, जिसको पर्सनली जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है या एक्सपोजर रहा है, उनको सेंस ही नहीं है उस चीज़ की। सो एंड शायद वो निज़ाम ऐसा है कि वो इतने शॉर्ट टर्म आपको रिजल्ट्स की
डिमांड करता है कि वो कभी भी कोई बंदा वो पॉलिटिकल कैपिटल वेस्ट नहीं करता टू एक्चुअली सिट डाउन एंड टेक दीज डिफिकल्ट डिसीजंस बिकॉज आई एम ट्राइंग टू वॉर गेम दिस राइट। मैं करंट इस वक्त जो पीडीएम गवर्नमेंट या जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट जो भी बैठी हुई है वो जो भी हाइब्रिड सिस्टम है मैं उसमें देखता हूँ तो उसमें वो स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे और वो आके कहेंगे कि यार यू नो व्हाट विल टेक द मेजर ब्रंट ऑफ द pain because they are the ones who were the previous beneficiaries of whatever inefficiencies that exist in the system and so it's impossible to expect them to take that pain अगर मैं उसमें हटाता हूँ मैं कहता हूँ कि यार एक रेवोल्यूशनरी पार्टी है पीटीआई जो कि आना चाहती है और वो आके ये शायद ये चेंजेस ले आए but in a lot of ways when I listen to what the PTI says in a lot of ways what I actually when I spoke to the current KP finance minister it seems like even they're not very willing to take those steps because again वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर शायद वो अनपॉपुलर होगा शायद वो डिफिकल्ट होगा टू एक्चुअली बी द इंडिविजुअल जिसके टाइम के ऊपर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है बिकॉज इट्स इजी टू सेल दैट एज यू नो देखो डिफॉल्ट करा दिया मुल्क को राइट एंड देन सिमिलरली इतनी पोलराइजेशन है कि जहां पर आपने कहा लेट्स से स्टेप वन मैंने थर्ड रिपब्लिक का कहा क्रिएट अ विजन हमारा तो विजन ही कोई नहीं है ना फर्स्ट स्टेप वन क्रिएट अ विजन ऑफ व्हाट वी वांट टू क्रिएट स्टेप टू आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग करें और जो इमीडिएट इस वक्त आपके ऊपर क्राइसिस आया हुआ है उस क्राइसिस को आप सॉल्व करें but with step 3 which is to have a very clear reform and adjustment plan जिस प्लान को बेसिकली डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो फुलफिल कर रहा होगा इन दोनों चीजों के लिए debt restructuring and creating the plan of where the reforms go and where the adjustments happen you need the stakeholders to be sitting together the stakeholders who essentially enjoy the power one way or the other चाहे वो हार्ड पावर हो चाहे वो सॉफ्ट पावर हो चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो वो लोग तो रेडी ही नहीं है बैठने के लिए एंड फिर मैं जब ये मैं वॉर गेम करता हूँ तो मुझे होता है कि यार द ओनली वे दैट आई सी दिस हैपनिंग इज कि फिर नेचुरल क्राइसिस इमर्ज करेगा फिर आपके कहीं ना कहीं सिक्योरिटी क्राइसिस हो रहा होगा कहीं पर आपका लाइक यू नो डिफॉल्ट बाय नेचर आ चुका होगा। जब वही वाली बात है ना कि जब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जब कोई भी घर में एक घर में 10-12 लोग रहते हैं, एक-दूसरे से कोई बात ही नहीं करना चाहता। नोबडी इज़ टेकिंग दैट लीडरशिप स्पेस के यार यू नो व्हाट आई विल ब्रिंग एवरीबॉडी टुगेदर रहना तो साथ ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। अलग तो नहीं रह सकते, छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो लेट मी ब्रिंग एवरीबॉडी टुगेदर एंड टॉक अबाउट व्हाट द फ्यूचर इज़। तो फिर वो जब तक कि कोई क्राइसिस इमर्ज नहीं करता ना जिसमें वो साथ वाले ने आके एक लड़का मार दिया, वो जो है वो बेचारा अस्पताल में आईसीयू में पहुँच गया, एक्स-वाई-ज़ेड हो गया, तब तक द फैमिली डज़न्ट कम टुगेदर एंड इट सीम्स लाइक अगर मैं उसी को एक्सट्रापोलेट करूँ कि अनटिल एंड अनलेस वी हैव अ वेरी स्केरी सिचुएशन ऑफ जिसमें आजकल बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, सिविल वॉर तो बाल्कनाइज़ेशन तो डिफ़ॉल्ट तो मुझे पर्सनली लगता है ये बड़ा छोटा प्रॉब्लम है। राइट एंड a lot of people you know they keep on giving me कि you know हम बड़े यूनिक हैं और हम ऐसे ही रहे हैं और निकल आएँगे। तो जब मैं इंडोनेशिया को देखता हूँ तो इंडोनेशिया के अंदर जो 98 का क्राइसिस था इट वाज़न्ट जस्ट ए फाइनेंशियल क्राइसिस उसके फ़ॉलो अप में जो 1500 बंदा उन्होंने जाके लिंच किया और उसमें 1500 में से बड़े सारे ऐसे थे जो कि रिलीजियस वायलेंस की वजह से लिंच हुए और क्योंकि वो मैनिफेस्ट बहुत डिफरेंट तरीकों से करता है। पीपल डोंट रियलाइज़ इट। अगर आपके यहाँ एकदम से रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म राइज़ करना शुरू हो गई है और आपके यहाँ जो है ना सेक्सुअल वायलेंस राइज़ करना शुरू हो गया है, अ लॉट ऑफ दैट इज़ टेलरिंग फ्रॉम एन इनएफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम। सो नाउ मैं अपोलोजाइज़ करूँगा पब्लिक से भी क्योंकि मैं बहुत बड़े सवालात लोग कहते हैं बहुत बड़े सवालात कर रहे हैं बट वो कन्वर्सेशन में कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़रूरी होता है। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ सवाल मेरा सिंपल सा ये आप उसको वॉर गेम करें करंट सर्कमस्टांसेस में तो आपको कैसे ये पॉसिबल होता हुआ नजर आता है? देखिए मुजम्मिल, रियलिस्टिकली अगर मैं असेस करूं तो मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है, चाहे मिलिट्री हो या पीडीएम पार्टीज हो या पीटीआई हो। ये किसी में, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि किसी को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हम किधर धस रहे हैं और उसको निकलना कैसे है। आप यकीन करें कि सालों से 99.9% जो कमेंटेटर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वट एवर, दे बिलीव कि हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो फाइनेंसिंग या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड दैट इज व्हाई यू ऑलवेज हैव series of finance ministers who come from a banking background, because we see the problem as कि जी हमें
11% पे हमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से उठा लिया है लोन, हमने आईएसडीबी से कोई 1.2 बिलियन डॉलर का कमिटमेंट ले ली है, हमें कोई वर्ल्ड बैंक दे देगा, हमें कोई आईएमएफ भी दे देगा 7 बिलियन, यू नो वी आर इजी, नो इशू, ठीक है। अच्छा, मैं पीटीआई लीडरशिप के बारे में कह रहा हूँ कि यू सी देयर विजन इज कि इन द इवेंट दैट दे कम इनटू गवर्नमेंट, हम डायस्पोरा से कहेंगे कि वो पैसे लाएं, रिपेट्रिएट करें और इन्वेस्ट करें, हम ये बॉन्ड वो बॉन्ड, रियल एस्टेट वगैरह ये वो। एंड आई थिंक आई एम नाउ गोइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। क्यों? देखिए, एक इकोनॉमी जो ऑलरेडी मल्टीपल डिस्टॉर्शंस के अंदर घिरी हुई है और उसमें वेल्थ जनरेशन नहीं हो रही है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ नहीं है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, जो इकोनॉमी फंक्शन कर रही है इस अंडर इंपोर्ट टैरिफ प्रोटेक्शन, ठीक है। कुछ रिमिटेंसेस से आ रहा है, कुछ एग्रीकल्चर से आपको वेल्थ जनरेट हो रही है, अदर देन दैट कोई बड़ी इंट्रिंसिक किस्म की हम, यानी मैं आपको एक मिसाल दूं ना कि इंडोनेशिया सॉरी वियतनाम में बिटवीन जनवरी एंड जून 2024 $15 बिलियन की एफडीआई आई है, और उसमें साउथ कोरिया इज द लीडिंग इन्वेस्टर, मेनलैंड चाइना, ताइवान एंड सिंगापुर। ये $15 बिलियन सिर्फ 6 मंथ्स में आएंगे, और इन्हीं 6 मंथ्स में उनकी एक्सपोर्ट हुई है $150 बिलियन। इमेजिन वहां किस किस्म के वरीज होगी, किस किस्म के इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के क्या मतलब, SIFCs या clearly they are doing something different in this day and age। तो ये जो मैं अभी बात कर रहा था ना आपसे कि ये डायस्पोरा पैसे मंगा रहे हैं, क्योंकि जब आप एक डिस्टॉर्शनरी और मल्टीपल डिस्टॉर्शंस के अंदर हैं इकोनॉमी, और उसमें आप चाहे डेट लें, ठीक है, चाहे आप डायस्पोरा से पैसे मंगवाएं, देन यू आर इवन वर्सनिंग द सिचुएशन। वो आपका जब इंजन ही खराब है तो आप उसमें जितना पेट्रोल डाल लें उसने कुछ प्रोड्यूस नहीं करना, उसको फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है बेसिकली, एंड सो एनी एडिशनल कैपिटल इज़ गोइंग टू बेसिकली बी एग्जैक्टली, वेस्टेड एग्जैक्टली, यू नो। एग्जैक्टली। वो जो सारी जो 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 फाइनेंशियल इनपुट है वो टोटली वेस्टेड होगा उसमें। तो बेसिकली देखिए, जब आप इकोनॉमिस्ट का व्यू लेना इसके ऊपर, वो ये है कि अनलेस एंड अनटिल यू आइडेंटिफाई योर रिफॉर्म एजेंडा इन द सेंस कि गोल्स क्या हैं उसके, उसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट क्या होगी, उसका विजन क्या होगा, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, राइट। अच्छा, अब उसके अंदर देखिए एक चीज जो है ना हमारे, यानी एक तो हमारा, दो मैं आपको बड़ी जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो हम सब लोगों को शायद एहसास नहीं उनका। एक ये है कि वी बिलीव कि प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ हो, ठीक है। अच्छा, दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट, यानी उसमें हमारे आर्मी चीफ भी इंगेज कर रहे होते हैं प्राइवेट सेक्टर बॉडीज के साथ, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स भी कर रहे होते हैं, एवरीवन। ये हमारा जो विजन है तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज दैट लीड्स टू एलीट कैप्चर, रेंट सीकर्स। What we should be really aiming is the country develops a comparative market economy जिसके अंदर रिवॉर्ड्स हो, फेलियर्स हो, जिसके अंदर इनोवेशन हो, जिसमें सिटीजन्स या कंज्यूमर्स के राइट्स प्रोटेक्टेड हो, जिसमें प्रोड्यूसर्स को compete करना पड़े, जिसमें क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हो। मैं अगर आपसे पूछूं, लेट्स अज्यूम दैट वी वेयर एट अ पॉइंट वेयर सब कुछ तबाह हो गया और हालात, एवरीबडी इज वेटिंग नाउ कि कुछ नया चीज़ अनाउंस होगी और एक नया सिस्टम आएगा जिस सिस्टम के तहत कंपैरेटिव मार्केट इकोनॉमी क्रिएट होगी, एंड यू आर द वन हु इज ड्राइविंग दैट सिस्टम। मोटा मोटा अगर मैं आपसे कहूँ 2 मिनट 3 मिनट में मुझे बताएं कि व्हाट डज दैट सिस्टम लुक लाइक। आपने कहा ना कि यार कंपैरेटिव मार्केट इकोनॉमी बना दें,
कैसे बनाएँ? मतलब क्या उसमें चीज़ें होंगी जो कि करंट सिस्टम में आपने कहा कि इधर हम हैं, इधर हमने जाना है, तो क्या चेंजेस दरकार हैं टू गो फ्रॉम वेयर वी आर टुडे, हाउएवर you would define it, and then the comparative market economy that potentially we could produce? अच्छा, it is perhaps easy to say the word comparative market economy, ठीक है, लेकिन जो आपको उसके साथ इनेबलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत सारी हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वो सब कुछ, लेकिन उसके अंदर जो कोर और फंडामेंटल है वो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है. दैट इज द ओनली सस्टेनेबल वे ऑफ योर ग्रोथ. हमारी इस वक्त प्रोडक्टिविटी जो है वो इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द ग्लोबल साउथ एंड इट इज डिक्लाइनिंग कंपेयर टू आवर रीजनल पीयर्स. बांग्लादेश हो या इंडिया हो, देयर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, जैसे वियतनाम है. इनफैक्ट जब मैं प्लानिंग कमीशन में था तो एक छोटा सा हमने एक्सरसाइज की थी कि अगर हम वियतनाम की टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ओवर द पास्ट आई थिंक 25 years करें, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द पर कैपिटा इनकम, तो हमें इट विल टेक अस 20 years टू रीच वेयर वियतनाम इज. यानी एक वो काउंटर फैक्चुअल. Vietnam is today. We're not saying कि 20 दैट्स years राइट. में we will be same. 20 years में we will be ओके, where they are today, एग्जैक्टली and 20 years में वो एग्जैक्टली किधर होंगे वो एग्जैक्टली खुदा ही जानता है. इट विल टेक अस जस्ट. तो यू सी, हमें जो समझना है ना कि लाइक इंडिविजुअल्स, द जो हमारी वो फैमिलीज हैं, मेरे परदादा क्या थे, मेरे दादा क्या करते थे, मेरे वालिद क्या करते थे, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी औलाद क्या कर रही है, इस सब स्टोरी ऑफ स्ट्रगल फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, यू नो मैं मेरे परदादा से मैं सीधा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं चला गया. There was somewhere in between a generation or two which saved the money to pay for my tuition fees. Right? Exactly in the same way the nations have to save. Yani hamari is national saving is hardly 9 or 10%. Therefore, any investment will be debt finance, or debt finance, especially based on external debt, will be leaked out. Compared to India, yeah, Vietnam, yeah, China, yeah, other emerging well performing economies, उनका तो जो सेविंग रेट है वो 35 to 55 तक है of their national. But that's what I ask you, right? कि आपने कहा कंपैरेटिव मार्केट इकोनॉमी बनानी है, फिर आपने कहा कि यार हमें सेविंग्स रेट वगैरह बढ़ाना है, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है एसेंशियली. What are some policy initiatives that you can do? Like हमें जो policy initiatives आते हैं ना वो बड़े इस तरह के आते हैं यार, वो ना बिजली के घरों को ना प्राइवेटाइज कर दो, वो जो है वो डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर दो तो सब फिट हो जाएगा. We don't necessarily have large scale policy initiatives. Again मैं कहता हूँ कि यार सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स रेट को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे आप पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर? एंड अगेन आई एम गिविंग यू फुल फ्रीडम कि मैं नहीं आपको पोक कर रहा कि यार नहीं ये आप करेंगे तो इससे ये मसाइल आएंगे. मैं कह रहा हूँ आपने जो करना है करें. What would you do? I would start by reducing drastically government expenditure, क्योंकि ये चीज समझने वाली है कि हमारा जो करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो सेविंग कर रहा है और जो पब्लिक सेक्टर है वो डिससेविंग कर रहा है. तो द पब्लिक सेक्टर इज बोरिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, एंड इट इज कंज्यूमिंग. नहीं, इट इज नॉट शोइंग रिटर्न्स, ठीक है, इट इज एक्चुअली अ नेगेटिव वैल्यू एडेड और नेगेटिव रिटर्न्स टू द ओवरऑल इकोनॉमी. ठीक है, तो बेसिकली आवर गवर्नमेंट इज, well, this is the first starting point, because I mean there are no silver bullets here. It's a slow, steady, with a particular direction to bring about comparative market economy. उसके अंदर there are certain fundamentals to take care of. हमारा जो और मैं आता हूँ अभी आपको यानी जो माइक्रो डिटेल्स perhaps what you're looking for वो मैं आपको बताता हूँ अभी. लेकिन जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो ये है कि हमारी जो एडजस्टमेंट बर्डन है इन दैट जर्नी हैज टू बी ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर साइड एंड अक्रॉस द बोर्ड.
और फिर बड़ी स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस ऑन डेट, सॉवरेन पब्लिक डेट, क्योंकि जो बेसिकली अगर मार्केट इकोनॉमी है ना, कंपैरेटिव मार्केट इकोनॉमी, उसका जो गवर्नमेंट का जो, जिसका मैंने पहले जिक्र भी किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज टू प्रोवाइड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ताकि आपकी इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो और बैलेंस्ड हो. I mean, there will be the economy, all economies get impacted, but in a transient way. Shocks are transient. And, you know, there are policies, it's well understood to adjust. लेकिन structural आपकी वो ना हो, you know, bottlenecks in terms of macroeconomic stability. एक How does one control the government at? Sorry, I've completed. ये चीज अगर हम समझ जाए ना कि गवर्नमेंट का प्राइमरी फंक्शन जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और दैट मस्ट बी एब्सोल्युटली पैरामाउंट. Everything else will fall, you know, let the people find out their own solutions, and, you know, वो एक तरीका है. दूसरा है कि अभी हम जिस कंडीशन में हैं, यानी जो पाकिस्तान हमारा मुल्क जो जिस कंडीशन में है, वी आर नॉट नॉर्मल, वी आर एक्सट्रीमली एबनॉर्मल सोसाइटी. ठीक है. और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर आर नो सिल्वर बुलेट्स हियर, इट्स अ स्लो स्टेडी विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. और ये पार्ट ऑफ द थर्ड रिपब्लिक है कि पहला आपका एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो ताकि आपको फिस्कल स्पेस मिले टू डू a proper holistic reformation of the society and the economy. Without reformation of the society, the economy will also not, you know, you cannot have multiple track economies. एक ऐसी society which is, you know, जिसमें हुकूक इबाद नहीं है, you know, there is chaos on the road, we are totally indisciplined, we are not productive, we have very low social capital, we have very low trust. We need to de-radicalize our society. We need to deconflict the society. There are multiple conflicts and multiple radicalization. So basically, उन सब के लिए आपको resources चाहिए होते हैं to do all these kind of normalizing the society. ठीक है? Because most of us, given our background, we live in certain localities, we have certain friends, and we feel comfortable. We have, you know, a belief that this is the country and this is the economy. We watch certain movies, vagara, vagara. But believe me, the moment you step out of your localities and where, you know, your own inner circle of friends, it's a very rough society to live, to survive. और उसको मैनेज करने के लिए जो लोग उस सिचुएशन के अंदर हैं, यानी अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ ना कि जो ये इंटरनेट और फायरवॉल का हुआ था और जो फ्रीलांसर्स के साथ हुआ, ठीक है, अब ये किसी पब्लिक पॉलिसी का इनिशिएटिव नहीं था. फ्रीलांसर्स, देयर वाज दिस मार्केट अपॉर्चुनिटी देयर एंड द यूथ फाउंड इट एंड दे गॉट इनटू इट फ्रॉम गिलगित टू कराची. यू नो, दे वर I personally met a few, and they were, you know, working hard and, you know, earning reasonably well. And here comes the firewall. Okay? Now, these are kind of things that, you know, is quite inexplicable. Okay, why we do these kind of things? And the reason why we do it, because we have an elite which is self-serving. We don't have an elite which is geared towards serving the general welfare of the people. Even if they are educated from best of the universities in the world, there is some kind of transformation that takes place when they come to Pakistan and they become part of the rent seekers. They lose the exposure, the knowledge. You see, आपके पास, आप अगर economist हैं, and you cannot talk about general welfare and you are not driven by the general welfare, then you are in the wrong profession. If you are a politician and, you know, there's a whole spectrum of politicians, but the mainstream politicians, the leading politicians, if they are not
focus on delivering to the best of their abilities, given whatever the harness different resources for the improving the general welfare of the people. तो देयरफॉर मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें पहला जो है ना नॉर्मलाइजिंग द सोसाइटी करना है, एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज, डी कॉन्फ्लिक्ट, हुकूकुल इबाद, बिल्डिंग सोशल ट्रस्ट, डी रेडिकलाइजेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो एजेंडा है वो आपका, यानी कोई बड़ी छलांग नहीं मारनी। मैं आई एम ट्राइंग टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल, राइट। कि मैंने कोई एक नई इंडस्ट्री खड़ी करनी है, मैंने कोई हाई टेक किस्म का माइक्रोचिप्स बनाना शुरू कर देना है, मैंने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट लानी है जो मतलब सैमसंग के मोबाइल असेंबल होना शुरू हो जाए, और मैं उनको हर किस्म का टैक्स कंसेशन जो भी चाहिए उनको मैं दे दूँ। नहीं, वी आर, इसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं एनक्लेव इकोनॉमी से, ये कि आप एक ख़ास किस्म का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, उसमें स्पेशल है और उसमें ख़ास किस्म के लोग जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। नहीं, अगर आपने स्टार्ट करना है पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, देन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अप। कि जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर में है, यू सी, मैं उसको एक सिंप्लीफाई करता हूँ तरीका। एक है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि जहाँ स्पेशल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दें फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स। इन कॉन्ट्रास्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लस्टर डेवलपमेंट, ठीक है, which is more inclusive, more job creating, and which is more people centric. तो एक है आपका रकाशाई या इलाहाबाद इंडस्ट्रियल, ठीक है, और एक है आपके सियालकोट गुजरात गुजरावाला, जहाँ पे क्लस्टर्स हैं, स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग काम करते हैं, एंड दे काइंड ऑफ there's a supply chain and where they supplement each others to produce a certain product. And the kind of product they're producing, they are competing very well with the Chinese imports. So basically, हमारी जो resource constraint है, and given that, you want to, at this point of stage, avoid debt-led growth, you don't need to borrow. जो आपकी existing ग्रोथ नोड्स है, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं, उन्हीं को स्केल अप करें, एंड यू स्टार्ट योर इकोनॉमिक ग्रोथ जर्नी फ्रॉम देयर ऑन। Right, makes sense. अगर मैं इसको summarize करूँ, just for the context of the consumer, what you've said essentially is, we're at an inflection point where it seems almost impossible कि हम जो है वो इससे आगे जा सकते हैं without massive undertaking of reforms and structural changes. यहाँ पर आप ये essentially ये कह रहे हैं कि यार we're looking towards a third republic जो कि completely top to bottom एक नए social contract का आगाज करेगी, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप जो है वो लेकर आएंगे by first of all creating a vision of what you want to create, and what we are right now, first understanding that, which I feel like more and more increasingly we have that awareness now of the set of problems and where we're lacking. But I feel like the vision is still missing कि यार 30 साल बाद का पाकिस्तान ख्वाब में भी चाहते कैसा है इन द फर्स्ट प्लेस, जहाँ पर हम हर किस्म की एग्जांपल्स लेते हैं कि यार कभी दिल करता है कि यूएई बना दो, कभी दिल करता है अमेरिका बना दो, कभी दिल करता है साउथ कोरिया बना दो. A lot of these are very different countries with different systems, with different mechanisms, जिसमें वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स लूजर्स एंड विनर्स होंगे. तो आपने किसी एक को समझना है, आइडेंटिफाई करना है और उस तरफ पहुंचना है, और फिर उसके हिसाब से जो लूज़र्स हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसके लूज़र्स जो हैं वो एजिटेट करेंगे. उस एजिटेशन की आपने जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को आइडेंटिफ़ाई करना है और इंश्योर करना है कि वो आप वो कॉस्ट बेयर करें ताकि उनकी एजिटेशन रिड्यूस हो. उस कॉस्ट की फिस्कल स्पेस बनाने के लिए आपने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना है. जिस डेट रिस्ट्रक्चरिंग से आपको फाइनली वो फिस्कल स्पेस मिलेगी टू बी एबल टू पे दोज़ पीपल जो कि इनएफिशिएंट हैं, लेकिन वो पंगे ना करें, वो खामोशी से बैठें और आगे ज़िंदगी में जाएँ. वन्स यू हैव डन दैट
and you have a vision, then you then identify and create the right reforms and adjustments, जिसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो आगे एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पे जाएँगे। जब हम उस रिफॉर्म एंड एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपने उसमें कहा कि बहुत इंक्रीज़िंगली इम्पोर्टेंट है कि हम अपना पूरा माइंडसेट रीवायर करें, जिसमें हम गवर्नमेंट हमारी सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड कर सकती। गवर्नमेंट का सिर्फ़ और सिर्फ़ काम ये है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे किसी भी सिस्टम के अंदर। उसके अलावा द पीपल हैव टू फाइंड सॉल्यूशन। लड़के के पास नौकरी नहीं है, तो उसको एमएनए या गवर्नमेंट नहीं नौकरी प्रोवाइड कर सकती। गवर्नमेंट नौकरियाँ खटाए, गवर्नमेंट जो है वो अपने कॉस्ट, चाहे वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू हो, चाहे वो अपनी पेंशन्स की हो, चाहे वो और ये दसियों मिनिस्ट्रीज़ की हों, उन कॉस्ट्स को मिनिमाइज़ करे। वन्स दे हैव रिड्यूस्ड द कॉस्ट, they will also reduce the tax burden and let the public then move their money to more efficient areas, चाहे वो सियालकोट जैसी इंडस्ट्रीज हो। एसेंशियली वंस दिस स्टार्ट्स टू हैपन, व्हाट यू विल सी इज कि यार पैसा तो कहीं डालना है। अगर वो मुझे बैंक में डाल के उसमें सेविंग्स में नहीं मिल रहा, जो कि बैंक्स जो है इवेंचुअली गवर्नमेंट को बॉन्ड्स में दे देते हैं, तो फिर मैं जाऊंगा स्टॉक मार्केट पे, वहां पे जाके कोई कंपनियां खरीदूंगा। फिर कंपनियों ने भी पैसा रेज करना है और वो बैंक से नहीं बोरो कर पा रहे, तो वो जाएंगे और जाके स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करेंगे, या वन वे और द अदर, सो कैपिटल विल बिगिन टू आइडेंटिफाई प्रोडक्टिव एरियाज। Exactly. क्योंकि कैपिटल ने ग्रो That's करना right. है, बंदा फारिग नहीं बिल्कुल बैठेगा, सही. उसने पैसे को डबल करना है। इस डज दैट समरी Absolutely. मेक You've सेंस? captured it very well, Muzawar. जबरदस्त। यहाँ पर मैं इसको रैप अप करता हूँ, ऑलमोस्ट एट द 1 hour मार्क। बट सर, आई एम गोइंग टू आस्क यू पर्सनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, what is your vision, ideal vision? I know that you have young children. I know that you're sitting in Islamabad right now, if I'm not wrong. कहीं न कहीं, चाहे आपका इतना करियर रहा है जद्दा के अंदर, उससे पहले आप इंग्लैंड में थे, आई एम श्योर आते-जाते भी रहते होंगे। कहीं न कहीं दिल तो करता है कि यार ये मुल्क क्यों नहीं अच्छा हो जाता यार, कितना मुश्किल है। बिकॉज़ दैट्स द कल्चर, दैट इज़ व्हाट, वहाँ का ह्यूमर आपको समझ आता है, वहाँ का खाना आपको समझ आता है। मैं यहाँ पे दुबई में हूँ, मैं हर दिन जब मैं बाहर जाता हूँ ना, तो मुझे होता है कि यार रेगिस्तान में इन्होंने क्या निकाल दिया, हमारे पास क्या कमी है। आज मैं बैठा हुआ था, तो मेरी आई वाज़ ड्रॉपिंग माय सन टू स्कूल, तो जो करीम ड्राइवर था वो मुझे यही कहता, वज़ीरिस्तान से था वो। तो कहता है, सर मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब मैं यहाँ पे 12 घंटे ख्वार हो रहा हूँ। ये रेगिस्तानी इलाका है, पानी है नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं है, लेकिन देखें क्या उन्होंने बना दिया। जस्ट बिकॉज़ सिस्टम्स एग्ज़िस्ट करते हैं, ट्रस्ट है, सारा कुछ है, और रिसोर्सेज़ को मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान में क्या नहीं है। इट्स माइंड बॉगलिंग दैट आप उससे कुछ वैल्यू नहीं जनरेट करके, आप उससे वेल्थ नहीं जनरेट कर सकते, आप प्रोडक्टिविटी नहीं जनरेट कर सकते। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि यार 30 साल बाद के पाकिस्तान का आपका क्या विज़न है? व्हाट इज़ द बेंचमार्क कि यार ये पाकिस्तान हमने बनाना है? व्हाट वुड दैट लुक लाइक? देखिए, now your question is, very emotionally pitched. And I was faced with a dilemma when I was retiring in August 2020. Before that, I had the opportunity or enough financial resource to settle anywhere. Anywhere. But, my family and I made a decision that we'll settle here in Pakistan. There was a hope that, एक continuity of government चल रही थी 2008 onwards. So the democratic progress was there. और वो जहाँ political democratic system होता है, political contestation severe होती है, सही होती है, गलत होती है. But at least, there was a, कि the country has settled into a democratic dispensation. There have been consecutive peaceful change or transfer of power. And then the PTI government came in 2018. So, that added to the positivity. And like many other expatriate, I also decided to return to Pakistan and invest in this country, in. But, the kind of situation that arisen in last 2.5 years, the nakedness of the entire system has been totally exposed. And the raw power struggle is in full display. Now, we cannot remain in this chaotic, non-linear situation. I mean, there is no scientific way of saying it will end in Falah month, Falah year.
if we don't end it soon, as per the aspiration of the people, as per the imperatives of the Constitution, as per the social compact, the country will implode. Now, if the combatants can take a deep breath and step back and normalize the society, normalize the economy, then the hope, I'm very hopeful that, we will be very, the positivity की जो energy है would be massive. And, it will, the country will take off. But there must be some, you see, मैं एक बात बताऊं कि जैसे आप अगर इजिप्ट और म्यांमार को देखें, इट्स क्लियर, इट्स अ मिलिट्री लेड गवर्नमेंट. अब उसमें जिसने जो प्लानिंग करनी है वो कर ले, इंडिविजुअल लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, बिजनेस के लेवल पे, जो भी प्लानिंग करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर. एक है आपका एग्जाम्पल वियतनाम और चाइना का, सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी लेड गवर्नमेंट्स, ठीक है, वो भी क्लियर है. इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी की लेजिटिमेसी है कि बिकॉज दे वर एट द फोर पॉइंट एट ऑफर्ड सेक्रीफाइसेस इन देयर नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल. तो उनकी एक लेजिटिमेसी है इन दो कंट्रीज में, ठीक है. एक है आपका एग्जाम्पल अथॉरिटेरियन मेजॉरिटेरियन टाइप बांग्लादेश, एंड वी हैव सीन दिस के इस किस्म की जब ओवरऑल पॉलिटिकल गवर्नेंस होती है, उसमें डिस्पाइट वेरी रोबस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, द ओवरऑल सोसाइटी, यानी बांग्लादेश में nobody talked a lot, but wealth and income distribution and job opportunities में बड़ी मतलब slippages हुई थी, and that is why we saw the reaction few weeks ago. Then you have India and Indonesia, and to some extent perhaps Turkey as well, जहाँ पे एक overall democratic टूटा पंजा but फिर भी एक democratic है, and there's a contestation taking place. So I think all of us have to decide where we want to locate ourselves. Unless this basic कि हम one step forward लेते हैं, 3 steps चले जाते हैं पीछे, and then we start again. So this must end once for all. And all masks should be removed. And जिसने जो govern करना है, I am nobody or you are nobody to say कि कौन करे ना करे, we are at the receiving end. But जिसने जो करना है वो कर ले एक मरतबा, so that everybody else is clear. और उसके फिर अपने consequences होंगे जो भी होगा, but everybody else will be clear. ये जो hybrid वाली uncertainty या chaotics है, the randomness in the system is absolutely, इससे आपको your external partners, whether they are development partners or they are business partners, कुछ नहीं मिलना जो economy. So my hope is कि in 30 years we have resolved this issue within few months and we can embark. तो इंशाल्लाह. Makes sense. I think वो आपने जो start build किया, I think we'll end it with that as well, कि अगर आपने इस hybrid ऊपर कुछ नीचे कुछ nobody really knows what's going on वाले system पे चलना है, तो it is a mathematical certainty that the system will eventually descend into an absolute death spiral and chaos. आपको वो linear line चाहिए. आप जो line पर लेना चाहते हैं वो linear line लेकर आएँ, ताकि उस line के ऊपर सब लोग agree तो करें ना, और फिर वो अपने आप को change कर लें. इंसान बड़ा ever evolving है. बट कम से कम कोई एक लीनियर लाइन तो दें जिसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग हो. Thank So you thank very you so much. much for taking the time out. I'm going to wrap this up. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं what do you think about particularly about the theory of chaos and the system entropy and the black swan event. क्या आपको इस वक्त पाकिस्तान कामनेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, या आपको एक calm before the storm वाली फीलिंग आ रही है जिसमें खुदा ना खासा चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं? मैं इसमें साइड नहीं लेता. मैंने पिछले कुछ अरसे में थोड़ी 2-1 दफ़ा बोला कि यार हालात ख़राब हैं, अंडरलाइंग नंबर्स देखें, फंडामेंटल्स देखें, तो लोग फिर बड़े गुस्से हो गए. पिछले दिनों एक भाई ने आके बोला भी कि आपने कहा था मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है, देखो हमने $600 मिलियन का स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लोन ले लिया है. सो
What are your thoughts? Whether we're going towards stability, whether we're going towards chaos, whether the stability that we might achieve in the short term is it sustainable or not? I would love to hear your comment section. Hear your comments in the comment section below. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zedi. We're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.